नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। वर्तमान की शक्ति, मन और मुक्ति। इसके कुछ खास अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना इस किताब के वो हिस्से हैं जो पूरी तरह से एक ही विचार पर टिके हैं कि अभी मतलब इस पल में जीने की ताकत असल में है क्या। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें ये अंश वर्तमान में जीने को लेकर कहते क्या हैं, कैसे ये हमारे स्ट्रेस से, हमारे मन पर काबू पाने की जो हम कोशिशें करते हैं उससे जुड़ता है, और हाँ, हमारा अहंकार, वो मैं वाला भाव और हमारी अंदरूनी शांति, इन सबसे इसका क्या लेना देना है। चलिए खोल कर देखते हैं कि इन पन्नों में क्या है। ये तो हम सब ने महसूस किया है ना कि हमारा मन या तो गुजरी बातों में ही खोया रहता है, अफसोस करता है, या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। कभी सोचा है, दिमाग में ये जो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये शोर सा, इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? ये अंश कुछ ऐसा ही रास्ता सुझाते हैं। तो पहली बात जो इन अंशों में मुझे दिखी वो ये है कि हम अक्सर अपने ही मन के बुने जाल में फंस जाते हैं। मतलब लगातार या तो अतीत को दोहराते रहते हैं मन ही मन में, या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो दिमाग में, या किसी आने वाले डर के साए में जी रहे हो। ये जो दिमाग का लगातार चलते रहना है, जिसे शायद हम मानसिक शोर कह सकते हैं, स्रोत कहते हैं कि यही हमारे तनाव, पछतावे और चिंता की असली जड़ है। हाँ, और इसमें जो सबसे आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि असलियत में, सच में, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक पल है, अभी। बाकी सब, मतलब गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, वो सिर्फ मन की उपज है। एक तरह का मानसिक प्रक्षेपण आप कह सकते हैं, प्रोजेक्शन। अतीत तो बीत गया, उसकी बस यादें बची हैं, और भविष्य, वो भी आया ही नहीं है, उसकी बस कल्पनाएं हैं या डर हैं। जो हकीकत में हमारे हाथ में है, वो बस ये लम्हा है। और इन अंशों के मुताबिक इस पल को बिना कोई लेबल लगाए, बिना जज किए, बस पूरी तरह महसूस करना, इसके लिए जाग जाना, जागरूक होना, यही अंदरूनी शांति और एक तरह की आज़ादी, मुक्ति का दरवाज़ा खोलता है। ये कोई मतलब हवा हवाई बात नहीं बताई गई है, बल्कि जीने का एक ठोस तरीका है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस या घबराहट हम महसूस करते हैं, वो ज़्यादातर उस चीज़ से पैदा नहीं हो रही जो अभी हो रहा है, बल्कि उस घटना पर हमारे मन की जो अपनी कहानी है, जो रिएक्शन है, जो शायद अतीत के अनुभव या भविष्य के डर से जुड़ा है, उससे पैदा हो रही है। ये ख्याल तो अपने आप में काफ़ी राहत देने वाला है। बिल्कुल, समस्या बाहर उतनी नहीं है जितनी हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया में है। ये ना हमारी मानसिक आदतें बन जाती हैं, अतीत में घूमते रहना, भविष्य की चिंता करना, और ये आदतें हमें इस पल की जो सच्चाई है उससे दूर ले जाती हैं। स्रोत यही कहते हैं कि इन आदतों को पहचानना, बस नोटिस करना कि अरे, मेरा मन फिर अतीत में चला गया, या मैं फिर बेवजह भविष्य की चिंता कर रहा हूँ। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे वो लगातार कहानियां बनाता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, हाय अगर वैसा हो गया तो, तभी हम उस कहानी से थोड़ी सी दूरी बना पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये बस मन का एक पैटर्न है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर इस मन के खेल से बाहर निकलने के लिए, या कहें कि मन को थोड़ा साधने के लिए, ये अंश साक्षी या देखने वाले की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे। विटनेस कॉन्शियसनेस, इसका क्या मतलब है? कि अपने विचारों को बस देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, ये साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस का जो विचार है, ये इन अंशों का बिल्कुल केंद्र है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। वो तो मन का काम है सोचना। साक्षी भाव का मतलब है कि आप उन विचारों के साथ बह नहीं जाते। आप उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ लेते कि ये विचार मैं हूं। आप समझिए जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक को गुजरते हुए देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। वैसे ही आप अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को देखते हैं। आप ये पहचान पाते हैं कि अच्छा, ये एक गुस्से का विचार आया, या ये एक डर की भावना उठी। आप ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा हूं या मैं डरा हुआ हूं। आप कहते हैं मेरे अंदर गुस्सा या डर उठ रहा है और मैं इसे देख रहा हूं। ये फर्क है। आप विचार या भावना बनने के बजाय उसे देखने वाला बन जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? प्रैक्टिस में मान लीजिए कोई बहुत परेशान करने वाला विचार आया या कोई डर मन में उठा, तो उसे बस देखना कैसे है? मन तो फौरन उसमें उलझ जाता है, चिपक जाता है उससे। बिल्कुल, यहीं पर अभ्यास का, प्रैक्टिस का रोल आता है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है,
क्योंकि हमारी पुरानी आदतें, वो पैटर्न बहुत मजबूत होते हैं। पर इसका प्रैक्टिकल तरीका ये बताया गया है, जैसे ही आप नोटिस करें कि कोई नेगेटिव या परेशान करने वाला विचार उठा है या कोई तेज भावना महसूस हो रही है, गुस्सा, डर, उदासी, तो पहला काम, एक पल के लिए रुकें, जस्ट स्टॉप। फिर 1 या 2 गहरी सांस लें, धीरे से, और अपना ध्यान, अपनी पूरी चेतना जानबूझकर वर्तमान क्षण पर ले आएं। ये ध्यान आपकी सांस के अंदर बाहर जाने पर हो सकता है, या आपके शरीर में क्या संवेदनाएं उठ रही हैं उस पर, या आपके आसपास क्या आवाजें हैं उस पर, या आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। ये छोटा सा जो ब्रेक है ना, ये उस विचार या भावना के ऑटोमेटिक फ्लो को तोड़ देता है, इंटरप्ट कर देता है। ये आपको उस विचार से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। आप उसके असर में बहने के बजाय उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। और जैसा स्रोत कहते हैं, ये जागरूकता ही मुक्ति है। यही जागरूकता हमें विचार और असलियत के बीच का फर्क समझने में मदद करती है। ये एक स्किल है, एक कला है, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। अच्छा, तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे हम कोई मांसपेशी मजबूत करते हैं जिम में। हर बार जब हम रुक कर सांस लेकर वर्तमान में लौटते हैं, हम उस साक्षी बनने की क्षमता को, उस मसल को थोड़ा और ट्रेन कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हर बार जब आप उस नेगेटिविटी के बवंडर में खिंच जाने के बजाय रुककर उसे देखने का चुनाव करते हैं, आप असल में उस साक्षी मांसपेशी को ही मजबूत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों और भावनाओं का आप पर जो पकड़ थी, वो कम होने लगी है। वो आएंगे, जाएंगे, मेहमानों की तरह, लेकिन आपको बहाकर नहीं ले जाएंगे। आप उनके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं रहते। और इससे अंदर एक कमाल की शांति और स्पष्टता आती है, क्लैरिटी। आप ज्यादा सोच समझकर शांत रहकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, बजाय इसके कि भावनाओं में बहकर कुछ कर या कह बैठें। ठीक है, ये साक्षी भाव वाला हिस्सा तो काफी हद तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं अहंकार या ईगो की बात पर। स्रोत कहते हैं कि अहंकार अतीत और भविष्य के साथ अपनी पहचान बनाकर ही जिंदा रहता है और फलता फूलता है। ये बात थोड़ी और खोलेंगे प्लीज। कैसे अतीत और भविष्य से जुड़कर अहंकार हमें लगातार असंतुष्ट रखता है? हाँ, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इन अंशों का। देखिए, अहंकार यानी हमारा जो मैं का भाव है, वो अपनी पहचान कैसे बनाता है। वो हमेशा या तो अतीत की कहानियों से अपनी पहचान जोड़ता है। मैं वो हूँ जिसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मैंने ये डिग्री हासिल की थी, मुझे उस प्रमोशन में नज़रअंदाज किया गया था, है ना? या फिर वो भविष्य की योजनाओं और आशंकाओं से जुड़ता है। जब मेरा अपना घर हो जाएगा तब मैं खुश हूँगा, अगर मुझे वो जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। आप पैटर्न देख रहे हैं? अहंकार को टिके रहने के लिए समय की जरूरत होती है, या तो बीता हुआ समय या आने वाला समय। ये हमें लगातार ये महसूस कराता है कि अभी इस पल में कुछ कमी है, कि पूर्णता या खुशी कहीं और है। या तो वो अतीत में थी जिसे हम खो चुके हैं, या भविष्य में मिलेगी अगर सब ठीक रहा तो। और ऐसा करके ये हमें वर्तमान क्षण से पूरी तरह काट देता है, क्योंकि वर्तमान क्षण में अहंकार के लिए कोई कहानी बुनने की जगह ही नहीं होती। वर्तमान में तो बस जो है सो है, कोई ड्रामा नहीं। तो जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो अहंकार का क्या होता है? क्या वो गायब हो जाता है? गायब होना शायद एकदम सही शब्द ना हो। ऐसा कह सकते हैं कि उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, या वो बैकग्राउंड में चला जाता है? उसकी आवाज धीमी हो जाती है। क्योंकि सोचिए, जब आप पूरी तरह अभी में हैं, मान लीजिए आप अपनी सांस महसूस कर रहे हैं, या अपने आसपास की दुनिया को बिना जज किए देख सुन रहे हैं, या जो काम कर रहे हैं उसी में पूरी तरह डूबे हैं, तो उस क्षण में अतीत की कोई कहानी या भविष्य की कोई चिंता एक्टिव नहीं होती, वो पीछे छूट जाती है। और बिना कहानी के अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता, उसे खुराक नहीं मिलती। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि हम जीवन की परिस्थितियों पर अपने आप बिना सोचे समझे, मतलब ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के बजाय सचेत होकर होशपूर्वक कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ये ऑटोमेटिक रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स में बदलाव कैसे दिखता है? जरूर जरूर। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना की सबके सामने। ऑटोमेटिक अहंकारी प्रतिक्रिया क्या होगी? फौरन गुस्सा आ जाना, बचाव करना, मैंने ऐसा नहीं किया, या पलटकर उस व्यक्ति पर ही हमला कर देना, तुम खुद क्या हो? क्यों? क्योंकि अहंकार को लगता है कि उस पर हमला हुआ है, उसकी बनी बनाई पहचान, उसकी इमेज खतरे में है। लेकिन अगर आप उस क्षण में वर्तमान में स्थित हैं, साक्षी भाव में हैं, तो आप उस आलोचना को सुन सकते हैं,
आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये शब्द कहे गए हैं और शायद थोड़ी असहजता भी महसूस हो रही होगी। लेकिन आप तुरंत उस आलोचना से अपनी पूरी पहचान नहीं जोड़ लेते। आपको पता होता है कि ये सिर्फ शब्द हैं, ये मैं नहीं हूं। आप रुककर, शांत रहकर, सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। हो सकता है आप कहें, ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा, या मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूं, या शायद आप चुप रहना ही चुने। ये अंतर है ऑटोमेटिक रिएक्शन और कॉन्शियस रिस्पॉन्स में। और जब हम इस तरह से प्रतिक्रिया देना सीखते हैं तो जाहिर है हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं और अंदर एक शांति बनी रहती है। तो मुख्य बात यही है कि वर्तमान क्षण में रहना मन को साफ करता है और असल में हमारे जीवन जीने के ढंग को ही बदल देता है। तो मतलब ये अहंकार को कोई दुश्मन मानकर उसे लड़ने या उसे खत्म करने की बात नहीं है, बल्कि उसे पहचानने और उसके असर से, उसकी पकड़ से मुक्त होने का एक अभ्यास है। बिल्कुल सही कहा आपने, परफेक्टली पुट। अहंकार हमारे मानस का, हमारी साइकी का एक हिस्सा है। उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता और शायद उसकी जरूरत भी नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि हम सिर्फ अपनी कहानी, अपनी उपलब्धियां, अपनी असफलताएं, अपने रोल्स जैसे डॉक्टर, माँ, बेटा वगैरह ही नहीं हैं। हम इन सबसे कहीं ज्यादा वो गहरी चेतना है जो इन सबको अनुभव कर रही है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हम अहंकार की इस छोटी सीमित पहचान से बाहर आ जाते हैं। हम अपनी भूमिका निभाते हैं, जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन उनसे पूरी तरह चिपकते नहीं हैं। ये समझ जीवन में एक नई गहराई लाती है, एक ऑथेंटिसिटी, एक प्रामाणिकता लाती है। और आखिर में ये अंश आध्यात्मिक जागरण और आंतरिक शांति की बात करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं जो शायद सालों की तपस्या या साधना के बाद ही मिलती होंगी, लेकिन ये स्रोत तो कह रहे हैं कि ये सब यही इसी क्षण में शुरू होता है। ये कैसे? हाँ, यही इन अंशों का शायद सबसे रैडिकल, सबसे क्रांतिकारी पहलू है। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति या एनलाइटनमेंट या इनर पीस ये कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है। ये इसी क्षण में उपलब्ध है, अवेलेबल राइट नाउ। शर्त बस इतनी है कि हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लें, जैसा भी वो है, अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद। जब हम अभी जो हो रहा है उससे लड़ना बंद कर देते हैं, उसका प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं, उसे बस हाँ कह देते हैं, तो अंदरूनी शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। वो हमेशा से वहीं थी, बस हमारे प्रतिरोध के नीचे दबी हुई थी। लेकिन अगर वर्तमान क्षण में दर्द है, कोई तकलीफ है, तो उसे स्वीकार करने से शांति कैसे मिलेगी? ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? कॉन्ट्रडिक्टरी? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये अंश बताते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा हो सकता है। शारीरिक चोट लग सकती है, कोई अपना बिछड़ सकता है, नौकरी जा सकती है। ये वास्तविक है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पीड़ा यानी सफरिंग, वो अक्सर उस दर्द के प्रति हमारे मानसिक प्रतिरोध, मेंटल रेजिस्टेंस और उससे जुड़ी हमारी कहानी से पैदा होती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था, अब सब खत्म हो गया, ये दर्द कभी नहीं जाएगा। ये जो विचार हैं, ये जो कहानी हम बनाते हैं, ये दर्द के ऊपर पीड़ा की एक और परत चढ़ा देते हैं। जब हम वर्तमान क्षण को दर्द के साथ जैसा वो है स्वीकार करना सीखते हैं, बिना उससे लड़े, बिना उसके बारे में कहानी गढ़े, तो हम उस मानसिक प्रतिरोध को छोड़ देते हैं। दर्द शायद बना रहे क्योंकि वो वास्तविक है, लेकिन उसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा पीड़ा थी, जो हमने खुद जोड़ी थी, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और तब दर्द ज्यादा सहनीय हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। लड़ना बंद कर देना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये यथार्थ को, रियलिटी को स्वीकारना है। हाँ, अभी ऐसा है। और मजे की बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उस बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने के बजाय उस स्थिति से निपटने या उसे बेहतर बनाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने में लगा सकते हैं, ज्यादा प्रभावी ढंग से। और साथ ही जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में भी, जैसे खाने का स्वाद, हवा का स्पर्श, किसी बच्चे की मुस्कान, इनमें भी हमें गहरा सौंदर्य और आनंद मिलने लगता है। जीवन ज्यादा भरा पूरा, ज्यादा रिच और सार्थक लगने लगता है। ये कोई दूर का सपना नहीं, ये इसी पल की सच्चाई है जिसे हम सब अनुभव कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो इन अंशों से जो मुख्य बातें हमने आज समझी वो ये हैं कि हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य के विचारों में उलझकर तनाव पैदा करता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता है वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह जागरूक होना, प्रेजेंट रहना, अपने विचारों और भावनाओं को
बिना उनसे पूरी तरह जुड़े एक साक्षी की तरह देखना, ये हमें उन पर नियंत्रण देता है। वर्तमान में जीने से अहंकार की पकड़ ढीली होती है और हम जीवन के प्रति ज्यादा शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात कि अंदरूनी शांति और जीवन की सार्थकता कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं, बल्कि इसी क्षण में उपलब्ध है, अगर हम इसे पूरी तरह स्वीकार करें और जिएं। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला। और इन सभी बातों पर सोचने के लिए, मनन करने के लिए एक आखिरी विचार या सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर अतीत और भविष्य, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, काफ़ी हद तक हमारी मानसिक रचनाएं ही हैं, हमारी कहानियां ही हैं, तो फिर इस क्षण में, ठीक अभी, राइट नाउ, हमारे लिए कौन सी ऐसी संभावनाएं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं जिन पर हमने शायद पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया? क्या हमारी सीमाएं वाकई बाहरी परिस्थितियों में हैं या ज़्यादातर हमारे अपने मन की बनाई हुई दीवारें हैं? सोचने वाली बात है।